अब ये बताओ कि लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कुछ होमवर्क दिया था मैंने। तो डिस्कस करना है ना? हाँ। तो पहले एस ब्लॉक डिस्कस करोगे या पी ब्लॉक डिस्कस करोगे? एक्सरसाइज 1 और 3 दिया था मैंने। पहले एस ब्लॉक डिस्कस करेंगे। तो चलो भाई एस ब्लॉक डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है ना? तो चलो अपन पहले एस ब्लॉक डिस्कस कर लेते हैं। तो एस ब्लॉक की शीट सबके पास है ना? तो मैं एक बार शीट ले लेता हूँ एस ब्लॉक का। तो अपन एस ब्लॉक का शीट, एस ब्लॉक आप सब लोग निकाल दो। एस ब्लॉक निकालो सब लोग। एस ब्लॉक का शीट सब लोग निकाल दो। टुडे ओनली डाउट्स? क्यों? सिर्फ डाउट करना है, थर्मो नहीं पढ़ना है? एस ब्लॉक में टाइम थोड़ी लगेगा डाउट में, वो तो फटाफट हो जाएगा। हाँ, थर्मो पढ़ेंगे ना। तो ऐसे क्यों पूछ रहे हैं कि ओनली डाउट? वो स्कूल में भी तो आना है ना एस ब्लॉक, इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि एस ब्लॉक अपन कर लेते हैं ना, स्कूल के भी काम आएगा ना, है ना? तो स्कूल के भी काम आएगा। एक्सरसाइज 1 अपन डिस्कस कर लेते हैं फिर। एस ब्लॉक का एक्सरसाइज 1 अपन डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 डिस्कस करते हैं अपन। हाँ, थर्मो भी पढ़ेंगे ना आज। भाई एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 बता दो। नहीं किया होमवर्क तो मजे करो। ये ऐसे मतलब तुम लोग आराम से बोल भी देते हो, सर होमवर्क नहीं हुआ, हम लोग बहुत काम था घर में, और मतलब सब सारा काम हमें ही करना था, खाना बनाना, झाड़ू पोछा सब करना तुम्हारा ही काम था ना, तो हम लोग होमवर्क नहीं कर पाए। ऐसे थोड़ी होता है ना? तो भाई होमवर्क करना चाहिए ना सारा। बताओ, ये तो गलत बात है यार, अगर होमवर्क नहीं किया तो आपको होमवर्क करना चाहिए था। बहुत ज्यादा होमवर्क था, तो अगर मैथ्स में बहुत ज्यादा होमवर्क था तो आपको यह भी करना चाहिए। बताओ भाई। हम्म। क्या करना है बोलो? थर्मल स्टेबिलिटी और दो पार्ट में कंफ्यूजन आता है। ये बोल रही है कि मुझे कंफ्यूजन, आई हैव अ कंफ्यूजन इन थर्मल स्टेबिलिटी। तो कुड यू प्लीज ब्रीफली एक्सप्लेन द थर्मल स्टेबिलिटी? बता देते हैं अपन, उसमें क्या है। तो बेटा अगर अपन थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे ना, अच्छा ये हटाता हूँ। पता थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है, जैसे अगर अपन से कोई पूछेगा ना थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है किसी भी, मतलब मान लो कोई सॉलिड है, ये सॉलिड 1 है, ये सॉलिड 2 है, तो इनको मेल्ट करने के लिए अगर इसको मेल्ट करेंगे तो दोनों के मेल्टिंग पॉइंट चेक कर लेते, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है।
अब अपन ने कहा भाई मेरे पास ऐसे क्या लिथियम हाइड्राइड एंड सोडियम हाइड्राइड, और अपन से पूछा बताओ थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो अपन कहेंगे दोनों को मेल्ट करके देख लेते हैं ना, किसको ब्रेक करना ज्यादा इजी। तो इसको लिथियम और हाइड्राइड में कन्वर्ट करना, इसको सोडियम और हाइड्राइड में कन्वर्ट करना, दोनों का थर्मल स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। तो किसको में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो अपन कहेंगे भाई देख लो आप किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, इसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इसका फॉर्मेशन, इसका रिवर्स करना मुश्किल होगा, मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे। ठीक है, और बार बार मैं थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में आपको बीच बीच में बताता भी रहूंगा, तो तुझे पता चलता रहेगा अच्छा हर बार थर्मल स्टेबिलिटी। अब मान लो जैसे अपने पास HCl है और HBr है, तो दोनों में से जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, अपन वैसे बता दें। चलो अपन पहले क्या करते हैं, कंपाउंड देखते हैं G4, और ये अब बीच में क्या बोल रहा है, आयनिक कैरेक्टर को भी देख के बता सकते हैं क्या? नहीं, आयनिक कैरेक्टर अपन कब देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी के लिए, जब अपन को आयंस में कन्वर्ट करना होगा। आयनिक कंपाउंड में बताएंगे ना थर्मल स्टेबिलिटी, बिल्कुल बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्ट 1 का B2 बिल्कुल बताएंगे, आयनिक कैरेक्टर को देख के भी बता सकते हैं। अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो एक होगा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना, एक होगा कि भाई अपन को मेल्ट कर उनको सेपरेट करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना। तो ओवरऑल थर्मल स्टेबिलिटी अपन वैसे ही बता सकते हैं कि भाई अगर लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, पोटेशियम हाइड्राइड है, तो अपन रुबिडियम हाइड्राइड है और सीजियम हाइड्राइड है। अभी क्या होगा ना, लेटिस एनर्जी विल बी द मोर बेटर कंसेप्ट फॉर थर्मल स्टेबिलिटी रादर देन आयनिक कंपाउंड्स। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो बेटर है कि अपन थर्मल स्टेबिलिटी को लेटिस एनर्जी से चेक करें, क्योंकि लेटिस एनर्जी होता है आयंस को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। तब अपन बात करें ऐसे। B2 की बात करना है अपन को, C5E1 पार्ट 1 का B3, फिर पता नहीं क्या लिखा हुआ है B3 के बाद F3 भी है, BE लिख दिया उसमें। G4 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का C8 और E7, और E7 लिखा मैंने, G4 लिखा उसमें। पार्ट 2 का A1 A2 करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम। पार्ट 2 का A1 A2, फिर F4। अब पार्ट 2 शुरू कर दिया ना, प्रॉब्लम यही है ना कि पार्ट 2 जिसने बीच में शुरू कर दिया ना, ये गड़बड़ कर दिया उसने, इसलिए मैंने कहा था पहले पार्ट 1 कर लो, क्योंकि अब उसने गड़बड़ कर दिया ना बीच में, अब पार्ट 1 का बोलना है सबको या पार्ट 2 का, वो सब गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। या तो सबको बताना पड़ेगा कि सर ये पार्ट 1 पूछ रहा हूँ, ये पार्ट 2 पूछ रहा हूँ। पार्ट 2 का E5 E7 E57 और F2 एंड H2। अब मुझे भी चेक करना पड़ेगा ना बार बार। पार्ट 1 का C1 लिखा हुआ है, पार्ट 1 का F4 CE, अच्छा F4 का कोई C और E पार्ट होगा, ठीक है। और पार्ट 2 का D1 D2 कर दूंगा मैं। चलो अब शुरू कर लेते हैं पार्ट 1 को ऐसे ना। पहले अपन बात करते हैं पार्ट 1 की, जिसमें B2 और 3 बताने हैं। अब ना ज्यादा, क्योंकि पहले अपन ने पढ़ रखा है अच्छे से, इसमें D1 भी पूछा किसी ने, बता दूंगा मैं आपको, काफी कुछ अपन ने पढ़ रखा है। इसमें स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी में बहुत डिफरेंस है, वो एक तरीके से मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब अपन चेक करते हैं इसे।
मैंने लॉबी में उसको भी रखा हुआ है जिनका मतलब कभी-कभी ऐसे भी होता है ना कि वो म्यूट नहीं होता है, तो मैंने उनको भी लॉबी में डाल दिया। तो इसलिए मतलब सभी को अपना नाम-वाम भी अच्छे से लिखना है, बैच नंबर भी अच्छे से लिखना है ना? तो नाम और बैच नंबर होगा तो मैं बिल्कुल अपन उसको रखेंगे, देवेश आ गया, ये भी आ गया, सत्तम आ गया, सुषमा भी आ गई। अच्छा ये भी लॉबी में थी और कोई और है? तो अपन देख लेते हैं। क्योंकि जिसका बैच नहीं लिखा होगा मैं उसको नहीं लूँगा। कोई मतलब नहीं ना क्योंकि अपना टाइम वेस्ट होता है फालतू में। चलो देखते हैं अपन हैं। अच्छा बी 2 और 3 B2 में अपन को गिवन है कमेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ मोबिलिटीज ऑफ अल्कली मेटल आयन इन द एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है भाई। देख लिथियम आयन की अगर मोबिलिटी की बात करनी है अपन को एक्वस पानी में किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? अगर अपन इनके मोबिलिटी की बात करेंगे तो अपन क्या कहेंगे भाई देखो वाटर की बात कर रहे हैं तो इनका वाटर से इंटरेक्शन होगा। सबसे ज्यादा इंटरेक्शन इसका होगा क्योंकि हाइड्रेशन होगा, सब पे चार्ज एक जैसा है। जिसका हाइड्रेशन होगा उसका स्फीयर बहुत बड़ा होगा, उसका मूवमेंट कम होता है, आपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में बताया था। तो अपन से कहा गया कमेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ मोबिलिटीज, तो सबसे स्लो ये मूव करेगा, सबसे ज्यादा फास्ट ये मूव करेगा। तो अपन मॉलिक्यूलर मास से नहीं देख सकते इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है इससे, तो इसकी मोबिलिटी कम होनी चाहिए इससे। नहीं, लेकिन वाटर में अपन को कंसिडर करना पड़ेगा ना कि उसका हाइड्रेशन भी होगा, तभी तो वो एक्वस सॉल्यूशन लिख रहा है। तो एक्वस सॉल्यूशन में मोबिलिटी लिथियम की कम होगी बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रेशन। इसमें वाटर मॉलिक्यूल सपोज करते हैं इस पे 100 वाटर मॉलिक्यूल आके बैठ गए और इस पे 10 वाटर मॉलिक्यूल है, उसका हाइड्रेशन कम होता है क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन, इसलिए इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी इससे, इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी इससे, दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रेशन। ठीक है, तो अपन इसको बता देंगे। दूसरा अपन को B3 भी बताना था। ये B3 B1 B2, अरे मेरे इसमें B3 है ही नहीं। B3 किसने पूछा था? B3 किसी ने पूछा था, मुझे लगता है किसी ने B3 किसी और का पूछा होगा। देख लेना भाई, अगर किसी का मतलब कुछ छूटेगा तो बता देना। ठीक है, मेरे इसमें भी B3 नहीं है। दूसरा चेक करते हैं अपन C वाला। C1 पूछा है KO2 इज पैरामैग्नेटिक, हमारे में भी नहीं है, मतलब नहीं होगा वो, मतलब मैंने से वो BE ऐसा कुछ लिखा था ना तो मैंने B3 एज्यूम कर लिया था उसको। अब KaO2 अगर होगा तो अपन ऐसे बताएंगे ना, अपन सबको पता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +1 है, इसका -1 है। अब अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो 17 हो गए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बताऊंगा ना कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इट्स पैरामैग्नेटिक। इस टाइप के मॉलिक्यूल मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी लिख के बताया आपको। C5 लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर। हाँ बिल्कुल, बिकॉज लिथियम फॉर्म्स कोवेलेंट नाइट्रेट, मैग्नीशियम बनाता है, जो मैग्नीशियम करेगा वो लिथियम करेगा। लिथियम नाइट्रेट फॉर्म्स NO2 प्लस O2 ऐसे बनाता है। जबकि बाकी और क्या करते हैं, NO3 को हीट करूंगा तो NaNO2 प्लस O2। ये तो अपन को पहले से पता है बिकॉज ऑफ इट्स कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कैटायनिक साइज छोटा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो कोवेलेंट ज्यादा होगा। और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप है इसके साथ, तो जैसे मैग्नीशियम डिकम्पोज होगा वैसे ये डिकम्पोज होगा, बाकी से अदर डिकम्पोज डिफरेंटली होते हैं। तो बनाना वाला बिहेवियर लिखा हुआ है। So because of its smaller size, it has high polarizing power, high polarization power, so it will show more polarity, more covalent character. C8. Although ionization potential of lithium is very high, इसका ionization energy बहुत ज्यादा होता है, ये अपन को पता है। Then why it is a good reducing agent? तो अपन कहेंगे देखो भाई,
इसका आयनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा होता है, नो डाउट कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। ये डेल्टा एच पॉजिटिव है, बट जो डेल्टा एच एक्वस बनेगा ना पॉजिटिव, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है। सो वाटर में इसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी बहुत 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 ज्यादा है। That's why it is a good reducing agent in aqueous solution. But in gaseous state, hydration की बात ही नहीं कर पाएंगे अपन. Then it will not be a good reducing agent. Then cesium will be a good reducing agent. D1 भी पूछा है किसी ने. Alkali metals are soft and can be cut with the help of knife. Explain. Because they have only one valence electron. So their metallic bonding is very weak. C8 में aqueous mentioned होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल. लेकिन उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका यही था कि why it is a good reducing agent because of aqueous solution. वरना हो ही नहीं सकता अच्छा reducing agent. क्वेश्चन पूछने का मतलब ही नहीं है. क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है बट उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बहुत ज्यादा है. उसका एक ही रीजन हो सकता है. अदरवाइज सोडियम विल बी अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन लिथियम इफ इट इज नॉट एक्वस सॉल्यूशन. तो अपन को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा था. सो अल्कली मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है. उनका मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगा. मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगा तो दे विल बी सॉफ्ट. वो अपन को पता है, राइट. देन E1. E1 में अपन को गिवन है लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड. यस, Li2O बनाता है, पता है अपन को. लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड्स. सोडियम फॉर्म पेरोक्साइड. यस, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज. जैसे जैसे क्योंकि लिथियम के कंपैरिजन में ऑक्सीजन अगर बड़ा होगा तो ज्यादा कैटाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है. लेकिन अगर कैटाइन भी बड़ा होगा एनाइन के कंपैरिजन में तो फिर बहुत ज्यादा अकोमोडेट नहीं कर पाएगा. और अगर कैटाइन बड़ा होगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में तो फिर कैटाइन एक से ज्यादा ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर सकता है. सो इट इज बिकॉज ऑफ द साइज. ये लिथियम छोटा है इसलिए एक ऑक्सीजन के साथ ज्यादा हो सकते हैं. अब इधर कैटाइन बड़ा है तो एक कैटाइन के साथ ज्यादा ऑक्सीजन अटैच हो सकते हैं. लाइक दैट वी कैन राइट दैट कि व्हाई पोटेशियम फॉर्म्स peroxide or superoxides and lithium form oxide, normal oxide. मेरे ख्याल से वही पूछा होगा. Lithium form monoxide, sodium form peroxide, and rest of the alkali metal forms superoxide. The reason is their sizes. When treated with excess of air, है ना, तो लिथियम जो होगा वो स्मॉल कैटाइन होने की वजह से उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का साइज बड़ा होने की वजह से वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है. अच्छा, E7 भी है अपने पास. E7 में गिवन है अपने पास Cl2 गिवन है. आई थिंक ये मैंने आपको बता रखा है. अगर अपने पास ये रिएक्शन जो है ना Cl2 का रिएक्शन विद NaOH कॉन्सेंट्रेटेड, इसकी जगह Br2 होता तब भी यही करता, या I2 होता तब भी यही करता. और ये रिएक्शन मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है. इसका बैलेंसिंग भी सिखाया हुआ है. अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो ये रिएक्शन होता है. अपन ने एन फैक्टर से इसका बैलेंसिंग भी पढ़ा हुआ है. इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ऐसे अपन ने बैलेंसिंग भी किया हुआ है. ये बैलेंस रिएक्शन. अगर मैं इसमें डाइल्यूट NaOH ले लेता हूं, अगर ये डाइल्यूट होता, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज NaCl and sodium hypochlorite, it will form this. इसमें दोनों का एन फैक्टर 1 है.
तो दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो Cl2 हो गए, ये 2 लिखेंगे तो रिएक्शन बैलेंस। सो ये डिपेंड करेगा डाइल्यूट गिवन है या एक्वस गिवन है। फिर ई में आपने 7 के बाद एफ पूछा है आपने 3। F3 में आपने लिखा हुआ है Na2CO3 को डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करना है। अब ये तो एसिड है ना, ये तो एसिड है ना, और ये बेस है। NaCl तो बनाऊंगा चाहे आप कुछ भी करो, डाइल्यूट अगर लिखोगे आप तो मैं NaCl तो बनाऊं चाहे कुछ भी करो आप। तो अपने पास जो प्रोडक्ट होगा वो होगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये तो पता था ना अपन को। ये लो भाई रिएक्शन। इसमें सोचने के लिए कुछ था नहीं, मतलब F3 किसने पूछा आई डोंट नो, बट उसमें सोचने के लिए कुछ था नहीं अपने पास। F3 में F4 में देख लेते हैं अपन। F4 का आपने C और E पूछा है। C में आपने NaHCO3 और इसको रिएक्ट करवाया आपने NaOH के साथ। C ना, हाँ तो ठीक है ना। अभी इसके पास एक प्रोटॉन है ना, बाइकार्बोनेट है ना, ये तो बाइकार्बोनेट है। एम्फोप्रोटिक सॉल्ट, एम्फोप्रोटिक सॉल्ट अपन को पता है ना कैसे कैलकुलेट किया था, इनका तो पीएच भी कैलकुलेट किया था। तो इसमें Na2CO3 बनेगा। Na इधर अपन को गिवन है साफ साफ भाई Na2CO3 बना दो प्लस ट्वाइस ऑफ H2O बना दो, ये वाटर बन जाएगा, एक ही बनेगा क्योंकि एक ही प्रोटॉन है ना रिप्लेसेबल। तो इसका ये प्रोटॉन और इसका OH वाटर बना दो और Na2CO3 सॉल्ट बना दो, सॉल्यूशन विल बी बेसिक। तो ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है। और एक आपने उसमें E भी पूछा था, E वाले में आपको गिवन है। अब E वाले में क्लियरली मेंशन तो है अपन को भाई NaHCO3 जो होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है। NaHCO3 जो होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है। अगर NaHCO3 स्लाइटली बेसिक होता है और आपने इसको कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाया CaCl2, पता कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमेशा ही जाएगा। अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है वो बैकवर्ड कभी आ ही नहीं सकता, और कैल्शियम कार्बोनेट इज अ YPPT, ये अपन को पता है। कैल्शियम कार्बोनेट YPPT बनेगा, ट्वाइस ऑफ NaCl बनेगा, ट्वाइस ऑफ NaCl बनेगा, और ये ट्वाइस ऑफ NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा। इसको ट्वाइस कर लेते हैं। सो ट्वाइस ऑफ NaCl CaCO3 बन गया अपने पास, और H2O प्लस CO2 लो भाई हो गया अपने पास। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो अपन क्या कहेंगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो प्रेसिपिटेट बना देगा। तो अपन कहेंगे भाई अगर मान लो NaHCO3 है E वाले में, अच्छा रूम टेम्परेचर भी दे रखा है, ठीक है, प्रेसिपिटेट तो बनेगा लेकिन रूम टेम्परेचर दे रखा है, ये वाटर सॉल्युबल है, और रूम टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। हीटिंग दे रखा था, डी वाले में हीटिंग दे रखा है, बिल्कुल सही है। बाइकार्बोनेट को अपन को हीट करना पड़ेगा, अगर हीट करेंगे तो रिएक्शन होगा, हीट करेंगे तो रिएक्शन होगा, वरना बाइकार्बोनेट रिएक्ट नहीं करेगा CaCl2 से। ये खुद भी काफी स्टेबल होता है, और रूम टेम्परेचर दे रखा है अपन को, ठीक है। अपन कहेंगे अगर अपन रिएक्शन करेंगे भी भाई, इसका रिएक्शन होगा, वाटर बनाएंगे H2O और प्लस CO2 बनेगा। ये तभी पॉसिबल है जब अपन इसे हीट करेंगे। एट रूम टेम्परेचर नो रिएक्शन, रूम टेम्परेचर नो रिएक्शन, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगा, अदरवाइज रिएक्शन होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का CaCl2 के साथ, ठीक है ना। क्योंकि अपन को ना एक कार्बोनेट को डिकम्पोज भी करवाना पड़ेगा, जैसे ऐसे है ना, अपन ये नहीं लिख सकते। अच्छा देख, पहले अपन क्या करते हैं ना, जैसे अगर रूम टेम्परेचर होगा तो फिर ये हो जाएगा अपने पास NaHCO3 gives you
प्लस अपने पास है CaCl2। देखना क्यों नहीं हो सकता रूम टेम्परेचर पे। अगर अपन रिएक्शन लिखे ना तो ये ऐसे बनेगा, ये बन जाएगा। नाउ दिस इज अ लिक्विड। अब ये लिक्विड होगा तो इसको आपको हीट करना पड़ेगा। हीट करोगे तो CaCO3 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा, तब ये बनेगा। और हीट करोगे 500 से अब और हीट करोगे तो अपन कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 भी बना। अगर सिर्फ रूम टेम्परेचर की बात करोगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये लिक्विड बनेगा और ये भी लिक्विड है, तब तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा, क्योंकि ये भी लिक्विड है। अब लिक्विड क्यों बनेगा? अगर प्रेसिपिटेट बनेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल के बाइकार्बोनेट लिक्विड होते हैं, इसलिए तो लिथियम बाइकार्बोनेट लिक्विड होता है, डायगोनल रिलेशनशिप। बाकी सारे अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट दे आर सॉलिड्स, लिथियम को छोड़ के। लिथियम इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज लिक्विड, सो दैट इज ई वाला पार्ट ऑफ दैट, राइट ना। फिर अपने पास है जी का फोर्थ वाला पार्ट। हाउ वुड यू एक्सप्लेन, मुझे एक्सप्लेन करना है इसमें कि बेरिलियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल बट बेरियम सल्फेट इज सॉल्युबल। देखो बेरिलियम ऑक्साइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे, राइट, अब अगर अपन बेरिलियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना, तो व्हाट विल राइट, ऑब्वियस सी बात है, अपन ये तो बना सकते हैं, ऑक्साइड है ना, क्यों नहीं बना सकते पानी में डिसॉल्व करके। लेकिन इसका सॉल्युबिलिटी थोड़ी हुआ। सॉल्युबिलिटी का मतलब है, कर दूंगा जी, तो है ना। तो अपन क्या करेंगे भाई, बेरिलियम ऑक्साइड नो डाउट अपन को क्या मिलना चाहिए, OH होना चाहिए ऐसे, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। नाउ वी नो दैट कि अगर अपन इसको चेक करेंगे तो भाई बेरिलियम भी है और ऑक्सीजन भी है। अगर इसकी जगह ये होता तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, बेरिलियम बेरियम ऑक्साइड होता, अपन ने चार्जेस लिख लिए कि ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, अपन ये अज्यूम कर रहे हैं भाई, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, अपन ये अज्यूम कर रहे हैं। तो ये इतना इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता स्मॉल साइज की वजह से जितना इजीली ये दे सकता है, इसलिए इसका सॉल्युबिलिटी तो ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन। तो इसका मतलब ऑक्साइड का स्टेबिलिटी, बेरिलियम ऑक्साइड का स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड से कम होगा, और सबसे ज्यादा बेरियम ऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी होगा। बिल्कुल, दैट्स व्हाई बेरियम ऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस अमंग ऑल दीज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो फिर बेरिलियम सल्फेट क्यों डिसॉल्व हो जाता है, जबकि वो बेरियम सल्फेट तो डिसॉल्व भी नहीं होता। BeSO4 ये वाटर में सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल, वैसे भी ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं, लेकिन स्पेरिंगली सॉल्युबल है। जबकि बेरियम सल्फेट दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अपन कहेंगे बेरियम सल्फेट, स्ट्रांशियम सल्फेट, दे आर इनसॉल्युबल, दे आर व्हाइट पीपीटी, और ये व्हाइट पीपीटी वाटर में ही बनते हैं, व्हाइट पीपीटी, है ना। व्हाइट पीपीटी वाटर में ही बनते हैं, और अगर ये व्हाइट पीपीटी वाटर में ही बनेंगे, अगर ये व्हाइट पीपीटी वाटर में ही बनेंगे, तो ऑब्वियसली बात है, फिर अपन वाटर सॉल्युबल कैसे बता सकते हैं, राइट। Solubility of sulfate decreases from top to bottom because barium sulfate तो white PPT होता है, मतलब वाटर में ये white PPT बनाता है। अगर मैं बेरियम और बेरियम क्लोराइड को, ऐसे स्कूल में भी प्रैक्टिकल शायद आपने सल्फेट का किया होगा,
आप क्या करोगे, आपके पास सल्फेट आयन होंगे, आप सल्फेट आयन में बेरियम क्लोराइड वाटर डाल दोगे, आपको वाइट पीपीटी ऑफ BSO4 मिल जाएगा। इससे अपन को कंफर्म हो जाता है कि इसमें सल्फेट है, इससे अपन कंफर्मेशन बता देते हैं कि उसमें सल्फेट है। तो अच्छा ठीक है, अब ये नहीं होता डिजोल्व, बट ये क्यों होता है ये बताओ। तो अपन कहेंगे देख भाई, सल्फेट इसमें भी है और सल्फेट इसमें भी है, डिफरेंस कहां है? नो डाउट इनका लेटिस एनर्जी ज्यादा होगा क्योंकि सेपरेट करना मुश्किल होगा थोड़ा। इसमें इजी होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इजीली यूज करके इसको दे सकता है ना -2। लेकिन इसके सेपरेट होने के बाद बेरिलियम का छोटा साइज होने की वजह से भाई दोनों में ही इन दोनों को सेपरेट करना डेल्टा एच एंडोथर्मिक होगा, वो तो इसका भी होगा। लेकिन एक बार सेपरेट होने के बाद इसका जो हाइड्रेशन एनर्जी होगा वो बहुत बहुत ज्यादा होगा क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है। भाई किसी के भी सॉल्युबिलिटी के लिए अपन को क्या चाहिए, मैंने कई बार आपको नमक डिसॉल्व करके वाटर में दिखाया। किसी को भी अगर सॉल्युबल बताना है तो अपन को क्या करना होता है, पहले तो उसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना। ये हमेशा डेल्टा एच, इसको अपन बोलते हैं आयनाइजेशन, वो पॉजिटिव होता है हमेशा। डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन पढ़ा ना अपन ने। और उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास ये गिवन है गैसियस स्टेट, आपके पास सल्फेट गिवन है गैसियस स्टेट। अब आप क्या करोगे, इसको पानी में डिसॉल्व करोगे एक्वस, तो ये बेरिलियम एक्वस बनेगा और सल्फेट एक्वस बनेगा। सल्फेट का तो बहुत ज्यादा हाइड्रेशन नहीं होता, लेकिन बेरिलियम का हाइड्रेशन बहुत बहुत ज्यादा होगा। डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन विल बी वेरी लार्ज। ओवरऑल प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक, क्योंकि डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन दो पार्ट पे डिपेंड करता है, एक होता है आयनाइजेशन, दूसरा होता है हाइड्रेशन। इसमें लेटिस एनर्जी इतना ज्यादा है कि ये डिसॉल्व ही नहीं होगा। रिलेटेड टू दिस, इसमें लेटिस एनर्जी कम है क्योंकि साइज बड़ा है ना। लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अगर साइज छोटा है तो लेटिस एनर्जी बहुत ज्यादा, इसलिए बेरिलियम ऑक्साइड तो पानी में डिसॉल्व नहीं होता इजीली, लेकिन बेरिलियम सल्फेट इज वाटर सॉल्युबल। द रीजन इज डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन। अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, तो मैंने पहले भी बताया, अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, उसका एक ही रीजन होगा, उसका ये वाला एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा रहा होगा इसके कंपैरिजन में। भाई ये ब्रेक करना, इनका हाइड्रेशन तो बहुत कम होगा क्योंकि साइज बड़ा है, तो हाइड्रेशन कम हो जाए, राइट। तो अपन बता देंगे अगर साइज बड़ा होगा तो हाइड्रेशन कम हो जाएगा। सो डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन से अपन बता सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई बेरिलियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट बेरिलियम ऑक्साइड बिकॉज ऑफ द लेटिस एनर्जी। अब बताओ भाई, जीवन को भी एक्सप्लेन करना है, तो लो भाई जीवन रोवन दोनों एक्सप्लेन करता हूं। अभी बताया तो है सल्फेट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट, ये वही तो डिस्कस चल रहा था, जीवन ही डिस्कस किया था। सॉल्युबिलिटी में बेरिलियम सल्फेट ना, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है मैग्नीशियम सल्फेट से, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है कैल्शियम सल्फेट से, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है स्ट्रोंशियम सल्फेट से देन इट इज बेरिलियम। लो भाई, ये सॉल्युबिलिटी अभी तो एक्सप्लेन किया, वही ये जीवन है, ठीक है। अब पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट 2 में अपन को गिवन है A12, अच्छा A1 वाला, ठीक है। जनरल फैक्ट्स की बात करनी है इसमें, तो हम देख लेते हैं व्हाट आर द जनरल फैक्ट्स। तो स्कूल में सल्फेट का टेस्ट कैसे लगाते हैं वो मैंने बताया आपको। A chloride dissolve appreciably in cold water, ठीक है। When placed in platinum wire in Bunsen flame, no distinct color is formed. The cation of the chloride is, अच्छा। अब वो कह रहे हैं अपन से, देख भाई कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम,
ये फ्लेम टेस्ट देते हैं। इसलिए आपके ऑप्शन में बेरियम और कैल्शियम चला गया, क्योंकि उसने कहा फ्लेम टेस्ट नहीं देते। लिथियम क्लोराइड इज स्पेरिंगली soluble in water, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है। The cation of the chloride is, एक ही बचा था ऑप्शन, क्योंकि उसने लिखा कि इट डिसॉल्व्स एप्रिशिएबली इन कोल्ड वाटर, ठीक ठाक डिसॉल्व हो जाता है कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम क्लोराइड। A2. The firework gave bright crimson red color. It probably contained the salt of, पता तो चल गया क्या होगा, बताया था ना मैंने। इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो और इनका कलर लिख देना, एप्पल ग्रीन, ब्रिक रेड और क्रिम्सन रेड। स्ट्रॉन्शियम की बात कर, बताया था ना। अब B2, हाँ तो बंसन वर्नर ही पूछ रहा है वो, और क्या पूछ रहा है वो, फायरवर्क ना। हाँ तो ठीक है ना, कलर तो देखेगा ना, कलर तो दे ही रहा ना। बताओ किसमें और हो सकता है। मैग्नीशियम देता नहीं है फ्लेम टेस्ट, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम गिवन है। अगर फायरवर्क है तो इन्हीं के लिए पूछेगा, और क्या पूछेगा। फिर अपन से पूछा है B2 पूछा है। B2 में given है the first ionization energy of alkaline earth metal is higher than those of alkali metals. This is because there is increase in the nuclear charge of alkaline earth metal. There is decrease in the nuclear charge of alkaline earth metal. There is no change in, obviously बात है, increase in the nuclear charge. तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा सोडियम के कंपैरिजन में। मैग्नीशियम का एटॉमिक, अब उसने, अपन तो ये सोच रहे थे कि ये बताएगा फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड की बात करेगा, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, है ना, राइट। तो देयर इज अ इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, बताएंगे भाई, यहां से यहां आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी पीरियोडिक टेबल में, एलएचएस से आरएचएस की तरफ। क्यों? बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। C3, which of the following, C3, which of the following hydroxide of alkali metal gives have the highest thermal stability? अगर थर्मल स्टेबिलिटी हाईएस्ट बताना है तो पर लिथियम हाइड्रोक्साइड बता सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये गिवन है अपन को। अगर अपन चेक करें तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, क्योंकि अब थर्मल स्टेबिलिटी में पानी नहीं डालने वाले, पानी डालोगे तो डिसोसिएट हो जाएंगे इजीली, पानी डालोगे तो इजीली डिसोसिएट हो जाएंगे। सो आयनिक कैरेक्टर, अगर आयनिक बॉन्ड ज्यादा होता है तो उनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, तो थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक कंपाउंड के लिए उनके मेल्टिंग पॉइंट से चेक करेंगे फॉर आयनिक कंपाउंड। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उसका, और जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, देयर ऑल आर सॉलिड्स, वाटर की बात ही नहीं कर रहा। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब सीधा सीधा अपन को सॉलिड जैसे अज्यूम करना है, तो मेल्ट करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा वो डिपेंड करता है उसमें। तो किसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है? इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, क्योंकि सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो आयनिक कैरेक्टर। सो थर्मल आयनिक कंपाउंड के लिए, फॉर आयनिक कंपाउंड, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। और कोवेलेंट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड।
अगर बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी इनकी कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे HF और HCl, थर्मल स्टेबिलिटी HF की ज्यादा होगी। फिर D1 2 3 डी में काफी सारा है, D5 भी है, 1 2 5। मेटेलिक लस्टर एग्जिबिटेड बाय द सोडियम इज बिकॉज ऑफ, किसी भी मेटल में जो चमक होता है वो उसके मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। मैंने आपको क्लास में भी बोला था, दिया था ना एग्जांपल। नया बर्तन लाते हैं, बड़ा चमकता है क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाद में अपन उसको घिस घिस के बढ़िया साफ कर लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन साफ कर देते हैं, तो उसकी चमक खत्म हो जाती है। फिर अपन गोल्ड स्मिथ के उस लेके जाएंगे गोल्ड को कि भाई इसको चमका दो जरा, वो क्या करेगा, एक गोल्ड का लेयर निकाल देगा ऊपर वाला, फिर चमकने लगेगा। It is due to the mobile electrons. D2, which of the following metal will appear as a silvery white? अल्कली मेटल में कौन सा सिल्वरी व्हाइट होता है? अब इनको अगर सभी को देखोगे तो सभी सिल्वरी व्हाइट होते हैं भाई, लाइट येलो कलर टाइप के सभी होते हैं, पेल येलो कलर, सभी सिल्वर जैसे दिखते हैं, सभी के लाइट कलर्स होते हैं। इंप्योरिटी आता है तो अलग अलग कलर होगा। इंप्योरिटी आएगा तो लिथियम पिंक हो जाएगा, सोडियम येलो हो जाएगा और पोटेशियम वायलेट हो जाएगा, अगर इंप्योरिटी आएगा तो। अदरवाइज सभी के सभी प्योर फॉर्म में सिल्वरी व्हाइट होंगे। D5, beryllium reacts with caustic soda to form, ठीक है भाई, बेरिलियम सोडा मतलब NaOH, बेरिलियम रिएक्ट विद कास्टिक सोडा टू फॉर्म। अपन ने तो दोनों ही रिएक्शन लिखे हुए क्लास में, ये तो HCl से भी रिएक्ट करता है और कास्टिक सोडा से भी रिएक्ट करता है। इसका +2 चार्ज है ना, तो ठीक है, बेरिलियम क्या बना सकता है, इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स, ऐसे बना, अपन ने क्लास में ऐसे पढ़ा हुआ है। तो कितने सोडियम होने चाहिए बाहर, 2 सोडियम लिख लो, दैट विल फॉर्म दैट कॉम्प्लेक्स। या तो ये बनाएगा या फिर ये बनाएगा, ये लिखा ना Na2BeO2, BeO2 में वाटर डालेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड बना देगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे तो, दैट इज D5। E1 में E1 में अपन को गिवन है व्हाट इज X इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है भाई। अपन ने इसको हीट किया तो अपन ने बताया था ना, तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन, मतलब सारे ही क्लास में किए हुए, इसको डायरेक्टली हीट करोगे तो ऐसे बने, और अगर इसको ड्राई HCl में हीट करोगे तो ऐसे बनेगा। क्लास में बताया हुआ है E5 and E7, the compound that gives hydrogen peroxide on treatment with dilute cold acid, dilute cold acid, तो इनमें से कौन सा डाइल्यूट कोल्ड एसिड के साथ पेरोक्साइड बनाएगा, ठीक। तो अगर मेरे पास PbO2 वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये बनाऊंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी चेंज कर सकता हूं पानी में। दूसरा क्या था, Na2O2, Na2O2 को अगर H2O से मतलब ऐसे रिएक्ट करूंगा तो ये बनेगा, और अगर Na2O2 को अगर मैं एसिड से रिएक्ट करूंगा
तो ये बनेगा। एमिनो टू से नहीं बनेगा डाइल्यूट एसिड के साथ। अच्छा, इसमें अपन डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करें तो PbCl2 बनेगा प्लस H2। इसमें ये पैरासिड थोड़ी है। पहली बात तो ये कि मुझे पैरोक्साइड चाहिए अगर मुझे पैरासिड बनाना है, तो इनमें से मुझे ये चेक करना था कि कौन सा पैरोक्साइड है। तो ये ऑक्साइड है, तो पैरोक्साइड क्यों बनाएगा भाई अगर ये खुद ऑक्साइड है? तो ये पैरोक्साइड था, तो ये पैरोक्साइड बना सकता है एसिड के साथ। जितने भी पैरोक्साइड होंगे वो सब एसिड के साथ पैरोक्साइड बनाएंगे। इनमें से इसके अलावा कोई पैरोक्साइड नहीं था Na2O2 के साथ। तीसरा, the principal product obtained on heating iodine with concentrated caustic soda। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, और यहां ऐसे भी बता ना, अभी तो बताया था। बताया था ना, NaCl, Cl की जगह I लिख दो, और इन्फेक्टर से बैलेंस भी किया था, जैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। E8 E8 वाला रिएक्शन अभी नहीं बताया, शायद नहीं बताया मैंने, क्योंकि वो कंपाउंड अलग से, मतलब एक पूरा टॉपिक पढ़ते हैं पर इस कंपाउंड का। जो ये सोडियम थायोसल्फेट है ना, ये सोडियम थायोसल्फेट का प्रिपरेशन मेथड है ना, ये सोडियम थायोसल्फेट का प्रिपरेशन मेथड है। प्लस अपन बना सल्फर काउंट कर लेंगे कितना, इन तरह से। या फिर अपन इसको इन्फेक्टर से बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि सल्फर का डिस्प्रोपोर्शनेशन किया ना, तो बेटर है कि आप बैलेंस कर लो उसको अपने। सल्फर का बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन है, इसका इन्फेक्टर कैलकुलेट करो, इसका इन्फेक्टर कैलकुलेट करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दो, रादर देन वो अपन हिट एंड ट्राई मेथड लगाए, तो आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। E3 भी पूछा है किसी ने। KOH को अगर रिएक्ट करेंगे O3 के साथ, ओजोन के साथ, ठीक है, ओजोनाइड ऑक्सीजन, ओजोनाइड ऑक्सीजन मतलब ये और ये का कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं ओजोनाइड ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन और ओजोन का कॉम्बिनेशन होता है, उसको कहते हैं अपन ओजोनाइड ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? ऑरेंज सॉलिड बनेगा। दिस इज अ ऑरेंज सॉलिड। दिस इज कॉल्ड पोटेशियम सबऑक्साइड। आई थिंक बताया हुआ है मैंने, लास्ट में आप देखोगे ना, अल्कली मेटल के लास्ट में ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस टाइप के रिएक्शन ना, इस टाइप के रिएक्शन कुछ कुछ लिखे हुए हैं अपने लास्ट में। F2 को पूछा है फिर आपने, जितना अपने क्लास में पढ़ा ना उसके बेसिस पे अपने क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे के सारे। जितना अपन ने क्लास में पढ़ा ना उसमें बहुत कुछ लिखा होता है। अपन को गिवन है ट्वाइस ऑफ Na2CO3 डॉट NaHCO3 डॉट विल राइट द ट्वाइस ऑफ H2। इसको हीट करना है, हाँ तो करो ना हीट, ये तो डिसोसिएट होता ही नहीं। ये तो डिसोसिएट होते ही नहीं। Which of the following is not the product of the reaction? हाँ तो ठीक है भाई, हीट करूंगा तो ये वेपर जैसे बन जाएंगे, ये Na2CO3 बन जाएगा और ये डिकम्पोज होता नहीं। देख लेते हैं, दिख गया अपन को क्या करना।
Na2O नहीं बनता। F2 के बाद H2 भी पूछा है। H2 भी अपन को गिवन है इसका। कैल्शियम को हाइड्रेट के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रेट बनाएंगे। अपन ने इसको नया एक नाम भी दिया हुआ, हाइड्रोलिक। इसको फिर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो Y plus Z बनेगा अपने पास। टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट ऑफ Y and Z is, तो ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ, तो ठीक है ना। अपन तो ऐसे करेंगे भाई, इसमें अपन तो टोटल नंबर बताने हैं अपन को, तो वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा तो अपन टोटल नंबर ऑफ एटम बता देते हैं भाई। कैल्शियम हाइड्राइड को अगर रिएक्ट करूंगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाऊंगा प्लस क्या बनाएंगे अपन, ये H2 है तो H नेगेटिव है, वो H उसको देते हैं और इसमें H2 देते हैं। ले भाई, बन गया। ऑल हाइड्राइड्स विल बी लाइक दिस। F6 भी पूछा था। When the Na2CO3 है, that's a base, इसमें SO2 गैस, that is a acid। तो अगर मैं एसिड रिएक्शन करूंगा तो Na2SO3 प्लस CO2 ये बना सकता हूं। ये ज्यादा वॉलेटाइल होता है इससे, तो वो लिबरेट करेगा। वो ज्यादा वॉलेटाइल होगा तो ज्यादा इजीली उससे एस्केप कर सकता है। तो F6 में when SO2 gas in excess is passed into aqueous solution of Na2CO3, the product formed is, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, बाकी सब तो गलत ही थे। इस ऑक्सीडेशन क्यों हो जाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ताकि अपन ये ऑक्सीडाइजिंग Na2CO3 इज अ बेस, ये ऑक्सीड इज नॉट अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाउ कैन आई से दैट कि ये बन जाए, ये कैसे बन सकते हैं, इसमें तो सल्फर +6 है। सो दिस इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो मैं इन दोनों में से किसी को प्रोडक्ट बता सकता था, किसी को नहीं बता सकता था। इसमें तो प्रोडक्ट इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। उसी में सल्फर +4 है तो उसमें भी +4 है। पता इस टाइप के कुछ कॉमन सेंस वगैरह यूज करने होंगे, वो उस टाइप का कॉमन सेंस मैं सिखा दिया आपको 12th में। थोड़ा रिएक्शन हो जाए, थोड़ा सा आपको इनऑर्गेनिक पता भी चल जाए, उसके बाद फिर 12th में इस टाइप का क्वेश्चन सिखाऊंगा कि हाउ टू निग्लेक्ट द ऑप्शंस, कि कौन सा नहीं हो सकता, कि कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते और वो ऑप्शन होंगे तो कब हो सकते हैं। तो ऐसे ना आपको ऑप्शन कौन से नहीं हो सकते वो भी सिखाऊंगा। पार्ट 3 कोई डाउट है? नहीं। एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 में कोई डाउट है तो बताओ। थ्री में पार्ट 1 का 1-6, पार्ट 1 का 1 to 6 हो गया, पार्ट 1 का 1 to 6, 4 भी है, 1 to 4 6, 8 भी है। अगर अपने अपन के पास अल्कली सुपर ऑक्साइड्स है ना और इसको वाटर से रिएक्ट करोगे ना, यू विल गेट KOH, विल गेट H2O, क्योंकि ये खुद सुपर ऑक्साइड्स है। सो यू कैन राइट दैट H2O और प्लस O2।
6 लिख लिया। Property of alkaline earth metals that increases with increase in atomic number. अब इसमें क्या बताना है? Question number 1 किसी ने पूछा है. Property of alkaline earth metal increases with the increase in atomic number. Ionization energy decreases. Solubility of hydroxide increases क्योंकि barium hydroxide is the strongest base. Solubility of sulfate अभी अपन ने explain किया, beryllium sulfate सबसे ज़्यादा soluble होता है. So it decreases. Electronegativity decreases from top to bottom. मतलब A और D तो सोचना भी नहीं है, बेकारी क्वेश्चन है. अपन को बी और सी में बताना था. बी बिल्कुल साफ साफ अपन को पता है क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बेरिलियम एम्फोटेरिक होता है. 2 बताना था अपन को. हाईली प्योर डाइल्यूट सोडियम ऑफ अमोनिया इन अमोनिया, highly pure dilute solution of sodium in liquid ammonia. It's a blue color solution, we know that. Shows blue color, yes. Exhibit electrical conductivity, yes, because of that solvated electron. Produces sodamide, no. Without heating sodamide नहीं आएगा, because वो impurity जब platinum और iron impurity होता है तब बनता है sodamide. Produces hydrogen gas, no. There is no hydrogen gas. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे अपन तो बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 shows acidic nature. हाँ तो पानी में डिसॉल्व करो ना, BeCl2 अगर होगा तो HCl बनेगा और एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा. ऑब्वियसली बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है. ठीक है, तो 4th के बाद 6 की बात कर लेते हैं अपन. 6 वाले में गिवन है अ सॉलिड. अपन को एक सॉलिड गिवन है, अ सॉलिड. अ व्हाइट सॉलिड इज आइदर Na2O और Na2O2. ठीक है, एक व्हाइट सॉलिड है अपने पास और वो या तो Na2O है या फिर Na2O2 है. फिर करना क्या है उसका? अ पीस ऑफ रेड लिटमस पेपर टर्न्स व्हाइट when it dip in freshly made aqueous solution of white solid. अच्छा, तो Na2O है और ये Na2O2 है, पेरोक्साइड है. तो अगर इसको पानी में डिसॉल्व करूंगा तो NaOH बनेगा. इसको पानी में डिसॉल्व करूंगा तो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर मेंशन नहीं है, इसलिए अपन ऐसे बना सकते हैं. Peroxides, all peroxides gives nascent oxide. ऐसे ऑक्सीजन लिखते ना. So they are bleaching agent. ब्लीचिंग एजेंट क्या करता है? कोई भी अगर कलर्ड मैटर है ना अपने पास, क्या बना देगा वो? कलरलेस बना देगा. तो अपन ने क्या किया, मैंने इन दोनों के सॉल्यूशन बनाए, दोनों में NaOH है. ये कह रहा है कि अगर दोनों ही बेस है तो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, लेकिन इसमें ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट है तो वो ब्लू को क्या करेगा, व्हाइट में कन्वर्ट कर देगा. इसमें ब्लीचिंग एजेंट नहीं है. ब्लीच करना मतलब कलर्ड मैटर को कलरलेस बना देगा. All peroxides are bleaching agents. They show oxidative bleaching. इसकी बात करना होगा. Identify the substance and explain the balance reaction. Obviously बात है, होगी. कौन सा ब्लीचिंग एजेंट है ना, H2O2 है. अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस करेंगे, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन वो ब्लीच कर देगा. लिटमस को ब्लीच कर दिया. ऑन द अदर हैंड Na2O gives NaOH. वो तो बस यही करेगा. 6 के बाद 8 भी पूछा है आपने. 8 में मैंने लिखा Na2CO3 है. अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इसको रिएक्ट करवाया था SO2 को.
और आपका पता है क्या बन जाएगा। उसके बाद उसने कहा मैंने इसको ना Na2CO3 के साथ फिर हीट किया, तो इसमें बना अपने पास B, और B को मैंने सल्फर के साथ लिया, SO2 के साथ रिएक्ट करवाया, Na2SO3 बना, और B के साथ मैंने फिर उसको रिएक्ट करवाया सल्फर के साथ, तो मुझे कंपाउंड C मिला, और C को I2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो D मिलेगा। ये वाला पार्ट बड़ा कॉमन रिएक्शन है, बहुत कॉमन रिएक्शन है, जो अपन 12th क्लास में पढ़ते हैं। उन्होंने अभी डाल दिया, आई डोंट नो व्हाई इट इज सो, बट ये बड़ा कॉमन रिएक्शन है। इसको देखते ही अपन को बहुत कुछ समझ में आ जाता है यहाँ पर, मतलब इसको देख के मुझे ये समझ में आ जाएगा कि 100% ये है, ये 100% ये है, क्योंकि आयोडीन का रिएक्शन इसके साथ होता है। इसको टाइट्रेशन रिएक्शन बोलते हैं, और वो स्कूल में टाइट्रेशन भी करवाते हैं, सभी स्कूल में ये टाइट्रेशन करवाते हैं इन दोनों का, स्कूल्स में। इसको कमर्शियली हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सोडियम थायोसल्फेट। बड़ा कॉमन रिएक्शन है, मतलब उसके बारे में तो अपन पूरा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, एक पेज का, Na2SO3 को। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, जब आप ऐसे कुछ एक रिएक्शन बोल रहे थे, Na2S2O3 बना था एक ऑप्शन में, अभी Na2S भी बनाया था मैंने, अभी बनाया था ना मैंने, ऐसे करके। जब मैंने कहा था आप डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ये इसका प्रिपरेशन भी पढ़ना है, ये बाद में पढ़ेंगे ना। तो ये बड़ा कॉमन रिएक्शन होता है, और इसका प्रिपरेशन मैं इससे भी कर सकता हूं। अगर इसको सल्फर के साथ हीट करेंगे तो आई गेट दिस, तो ये मुझे पता चल गया था कि बी क्या है, तो फिर ए मुझे डिसाइड करना था कि ए क्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक जैसे तो नहीं हो सकते। तो अपने ये बात चेक करेंगे अपन वहां पर कि भाई आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, Na2CO3 SO2 से रिएक्ट करेगा तो एक A बनाएगा, और फिर वो B बनाएगा। मुझे ये तो पता चल गया था कि भाई अपने पास B ये 100% है, क्योंकि इसका इससे रिएक्शन करने के बाद थायोसल्फेट बनता है, और थायोसल्फेट ही आयोडीन से रिएक्ट करेगा। क्योंकि यहाँ SO2 है, तो मुझे ये पता था कि वहां लास्ट में जाके थायोसल्फेट बनेगा ही बनेगा। अब क्या, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, अपन कुछ ऐसे बना लेते हैं इसमें, पहले थोड़ा सा रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा, फिर और एक्सेस में रिएक्ट करवा देते हैं तो ये बन जाएगा। इधर भी ये +4 है, इधर भी ये +4 है, इधर भी ये +4 है, तो वो अपन एडजस्ट कर लेंगे, ये ऐसे बना। तो वो बड़ा कॉमन रिएक्शन होता है, इसलिए अपन को पता होता है कि उसमें क्या होने वाला है उस रिएक्शन में। तो जाएगा अपना 6th वाला भी बता दिया मैंने। मेंस वाले पार्ट से कोई पार्ट है तो बताओ। ये एक्चुअली 12th का पार्ट है, और 12th में अपन काफी पढ़ते हैं इसको, इसलिए मैंने उसको ज्यादा वैसे नहीं किया अपन ने, थोड़ा थोड़ा आराम से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। अगर एक साथ बहुत सारा पढ़ेंगे तो लगेगा बहुत सारा है, क्योंकि 12th में सल्फर के बारे में ये है ज्यादा डिस्कशन, तो सल्फर ग्रुप में होना चाहिए। 14th और 17th भी पूछा है, वो है अपना AIEEE वाला। 14th और 17th देख लेते हैं अपन क्या है। 14th में गिवन है which one of the alkali earth metal sulfate has its hydration energy greater than lattice energy। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा बताना है तो बेरिलियम के अलावा और क्या बता पाऊं। हाइड्रेशन एनर्जी है तभी तो ये सॉल्युबल है, और इसमें हाइड्रेशन नहीं था इसलिए तो ये सॉल्युबल नहीं था, जबकि इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है इससे। बोलो, है ना। अभी अपन ने एक्सप्लेन किया ना सॉल्युबिलिटी वाले पार्ट को, तो उससे बता देंगे अपन। और 17th वाला, 17th वाले में गिवन है बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिस्प्लेस सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, हाउएवर द वन व्हिच इज इनकरेक्ट इज, अपन को इनकरेक्ट बताना है। बोथ फॉर्म soluble bicarbonates, lithium bicarbonate is soluble, the one which is incorrect। ठीक है, बोथ फॉर्म soluble bicarbonate मतलब दोनों ही लिक्विड होता है।
बोथ फॉर्म नाइट्राइट, सही है। अपन ने ऑक्सीजन एयर के साथ रिएक्शन करवाया था तो दोनों का नाइट्रेट बनाया था, लिथियम के अलावा कोई अल्कली मेटल नाइट्रेट नहीं बना रहा था। नाइट्रेट्स ऑफ बोथ डिकम्पोज टू गिव ऑक्साइड NO2 एंड O2, वो भी सही है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट्स, मतलब दोनों के कार्बोनेट बेसिक होते हैं। नहीं भाई, देयर कार्बोनेट्स जो होते हैं वो बहुत नेग्लिजिबल बेसिक होंगे, बेसिक नहीं होते दोनों। पहली बात तो ये कि मतलब अगर कार्बोनेट की बात करेंगे अपन तो ये बहुत कम दोनों डिजॉल्व होते हैं, सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, वाटर में डिजॉल्व होंगे तभी तो अपन बेसिक बता पाएंगे। एक तो वाटर सॉल्युबल नहीं होते दोनों के कार्बोनेट्स। दूसरी बात ये, अगर वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे तो ये भी अगर अपन डिसोसिएट भी करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, ये वीक एसिड, तो सॉल्ट ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्ट है, इट विल नॉट बी अ बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट अपन तब कहते हैं जब अपन कहते हैं कि दोनों बेसिक बनाएंगे, तो दोनों बेसिक के लिए ये और वीक होना चाहिए खाने से, मतलब कार्बनिक एसिड नहीं बनना चाहिए। बेसिक कार्बोनेट का मतलब होता है कि Na2CO3 जैसे कुछ हो, तो अपन कहते हैं हाँ बेसिक कार्बोनेट है। ये बेसिक कहाँ से है? ये भी वीक ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्ट बन गया ये तो बेसिक नहीं। बाकी तो बिल्कुल सही थे 1 2 3। अब बताओ भाई कोई और डाउट है तो। ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ये जो अपन ने पढ़ा हुआ है, ये इस टाइप के क्वेश्चन ये सॉलिड मार्क्स होते हैं, तो पढ़ने के बाद अपन को पता तो चल ही जाता है क्या होना चाहिए। इसमें गलती होने के कोई चांस नहीं होते, जो बताया है उससे क्वेश्चन टिक करना है। अगर मैं अल्कली मेटल का पेपर दे दूं तो तुम लोग कर लोगे घर पे, क्योंकि डिस्कस तो कर ही दिया मैंने अल्कली मेटल। घर पे कर लोगे ना तुम लोग, है ना? तो अल्कली मेटल का पेपर दे दूं मैं तुम लोगों को, एक पेपर दे देता हूँ, तुम लोग घर पे कर लेना। थोड़ा अच्छा पेपर नहीं देता हूँ, अच्छा पेपर अपन तब कर लेंगे जब थोड़ा सा ऑफलाइन टाइप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी पूछा था किसी ने ऑफलाइन का, तो मैं वो भी हाँ वो डिस्कस कर रहा हूँ। किसने बोला कि 3 4 भी डिस्कस करते सर। इनकरिंग सीमेंट प्लास्टर्स वाटर स्प्रिंकल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपने देखा होगा जब घर में प्लास्टर वगैरह करते हैं तो उसमें बार बार अपन पानी डालते हैं, तो वाटर क्या होता है कि उसमें बॉन्डिंग बनाता है। तो अपन देखते हैं क्या करता है, डेवलपिंग इंटरलॉकिंग नीडल लाइक क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड सिलिकेट। सही है, वो हाइड्रेटेड सिलिकेट बनाएगा इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर्स। एडीएसएल की वो साइट है नहीं शायद, टेस्ट कैसे कर सकते हैं? टेस्ट तो करना है, बट टेस्ट कैसे करें? देखता हूँ, कुछ तो करूंगा। अप्रैल में ऑफलाइन तो पढ़ाऊंगा मैं, ऑफलाइन का इंतजाम तो करूंगा मैं कुछ ना कुछ। हाँ गूगल फॉर्म से कर सकते हैं, लेकिन घर में बैठ के करोगे ना, तो घर में बैठ के तो मेरे पूरे मार्क्स आते हैं, घर में बैठ के तो मेरे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जब एग्जाम हॉल में जाता हूँ तो नहीं होते हैं, पता नहीं क्यों। घर में बैठ के तो मेरे फुल मार्क्स आते हैं। ठीक है ना, जब घर में बैठ के मैं पेपर करता हूँ मेरे फुल मार्क्स आते हैं। अच्छा कुछ वेबसाइट पे लाइव टेस्ट कर सकते हैं तो यार नैतिक मुझे बताना कौन से वेबसाइट है, तो अपन कर लेंगे। ठीक है ना, अपन डिस्कस करेंगे उसमें, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को। तो 3 वाले में मतलब अपन को पता चल गया, अपन डिस्कस कर लेंगे, अभी नहीं डिस्कस करते हैं ज्यादा। हाइड्रेटेड सैंड ग्रेवल्स ग्रेवल मिक्स्ड विद सीमेंट, नो नो नो, पहले थोड़ी मिक्स करना है, अपन तो बार में डालने की बात कर रहे हैं उस पर। कन्वर्टिंग सैंड इनटू सिलिसिक एसिड, नहीं भैया सैंड थोड़ी है, पानी डाल रहे हैं उसमें और सीमेंट था वो, सैंड नहीं था। दूसरा कीपिंग इट कूल, नो नो नो, कूल थोड़ी, फिर तो एसी लगा देते हैं उसमें। अब ये शंकर पूछ रहा है क्लास, आज क्लास कब तक है? भैया तू क्यों पूछ रहा है आज क्लास कब तक? तुझे क्या करना है, क्लास कब तक है बता।
बता भाई। और तुम लोगों ने क्लास वैसे ही कैंसिल करवा दिए हैं कल से। अच्छा ये बताओ तुम लोगों के एग्जाम कब हो रहे हैं? फर्स्ट टू 23rd ना? ऑनलाइन हो रहा है ऑफलाइन हो रहा है? ऑफलाइन ना, देखना ऑनलाइन हो जाएगा। अभी देखो ऑफलाइन होने वाला है सारा कुछ। अच्छा केसी कॉलेज में वैसे है। पनवेल में केसेस नहीं है ज्यादा। नहीं पनवेल में केसेस नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जब तुम लोगों को हो जाएगा तभी केसेस बढ़े, तब कहेंगे अपन की केसेस अब ज्यादा आ गए बंद कर देते हैं। ऐसे थोड़ी तुम लोग बोलो मतलब मिनिस्ट्री को कि भाई देखो ऐसा अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा रैन का ऑनलाइन है, देखा मजे हो गए रैन वालों के, सब पूरे मार्क्स आने वाले हैं, है ना? मजे हो गए ऑनलाइन में, है ना? ठीक है। आह, कैसा गया जेई मेंस? ठीक ही चल रहा है अब तक। स्टूडेंट अभी तो जेई मेन का हमारा टारगेट ही नहीं था ये तो, अभी पूरा रिवीजन ही हो पाया था मेरा तो। अभी तो मार्च वाले में पूछना कि कैसा गया, तब आएगा मजा, है ना? मार्च वाले में मजा आएगा। डीएवी पनवेल ही ऑफलाइन करवा रहे हैं, बाकी नहीं करवा रहे, सही बात। अच्छा ठीक है, तो अब अपन आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब अपन जो पी ब्लॉक वाला है ना, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। अभी अपन थर्मो कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा थर्मो भी करते हैं, ठीक है ना? चल थर्मो की बात करते हैं। तो थर्मो केमिस्ट्री पढ़ते हैं अपन थोड़ा सा, है ना? क्योंकि अभी अपने पास टाइम है, अपन थर्मो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो यहाँ अपन ने एक्सरसाइज 1 और 3, अभी ध्यान रखना एक्सरसाइज 3 अपना बाकी है, और कुछ कुछ पार्ट अपन रिवाइज भी करेंगे। आपका टेस्ट हो जाए तो अपन रिवाइज भी कर लेंगे। अच्छा एमएनआर का भी फाइनल्स ऑफलाइन चल रहा है। Oh my God. अच्छा एमएनआर में भी ऑफलाइन चल रहा है, मतलब अच्छे लोग नहीं है वो। चलो ठीक है। चल अच्छा अपन थर्मो शुरू करते हैं। थर्मो में अपन ने लास्ट टाइम क्या किया था, अपन ने स्टेट फंक्शन, और अब अच्छा अब मैं ना एक काम करता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, तुम जल्दी से बता दो, नंबर बताना है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बतानी है अपन को कि इनमें से कौन कौन से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, हीट कैपेसिटी, वेपर प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, एंड यू कैन राइट वन मोर, एक और लिख लेते हैं, कंडिकेटर। और एक क्वेश्चन है, which of the following are state functions?
तो पहले वाले का आंसर देख लेते हैं फिर कितना है। टू है। ये पहले का आंसर 2 भी आ रहा, 3 भी आ रहा, 4 भी आ रहा। चेक कर लूं। पहले जो 2 दे रहे हैं आंसर उनको अपन देख लेते हैं। हीट कैपेसिटी अगर छोटा अमाउंट होगा तो हीट कैपेसिटी कम होगी, इसकी हीट कैपेसिटी कम होगी, बड़ा अमाउंट होगा तो ज्यादा होगा, मतलब ठीक है, ये तो है। दूसरा आंसर सब लोग काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन भी बोल रहे हैं, तो फिर सीधा सबको डिस्कस कर लो। डिवाइड करूंगा तो नॉर्मलिटी अलग अलग थोड़ी हो जाएगा, ये तो एक पूरा रचना बनाया था, 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो अलग अलग थोड़ी होगा, प्रॉपर्टी तो एक जैसी रहेगी। दिस इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोल फ्रैक्शन अगर मेरे पास यहां पर 2 मोल्स गिवन थे, 2 moles of A and 3 moles of B. So mole fraction of A will be 2/3, 2/5, and B will be equal to 3/5. XB हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो क्या इसके मोल फ्रैक्शन अलग अलग हो जाएंगे? अगर मैं इस सैंपल को जिसमें 2/3 और 3/5 था अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या मोल फ्रैक्शन अलग अलग हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे ना, सेम रहेंगे ना। देन इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगर सेम रहेंगे। राइट, ये वाला इंटेंसिव था, ये वाला भी इंटेंसिव है। मैं ऐसे आई और टी लिख लूंगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। टेम्परेचर भी अलग अलग नहीं हो सकते, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी भी अलग नहीं हो सकती, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सरफेस टेंशन भी अलग नहीं हो सकते, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी तो थिकनेस ऑफ द लिक्विड है ना। अब किसी पानी को अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो विस्कोसिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी उसकी, तो सेम ही रहेगी। हीट कैपेसिटी तो अभी बताया आपको कि वो अमाउंट पर डिपेंड करेगा। हीट कैपेसिटी मतलब अगर बड़ा सैंपल होगा और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है इसका, हीट कैपेसिटी मतलब 1 डिग्री राइज करना है टेम्परेचर। राइट, सरफेस टेंशन क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो सरफेस टेंशन तो प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड होता है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो अगर पानी है तो पानी एक गिलास लो या एक ड्रम में लो, पानी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो तो एक जैसी होगी। द टेंशन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, इट इज सरफेस टेंशन। पानी मॉलिक्यूल्स जो सरफेस में उनमें आपस में अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो एक पर्टिकुलर लिक्विड की सेम रहेगी सभी पार्टिकल की। हीट कैपेसिटी अगर बड़ा सैंपल होगा तो हीट कैपेसिटी अलग होगी, छोटा सैंपल होगा तो 1 डिग्री राइज करना इजी होगा। जैसे अगर बड़े वाले बर्तन में पानी गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा, अगर 1 डिग्री राइज करना है तो ज्यादा अमाउंट में देना पड़ेगी हीट। अगर थोड़ा सा एक ग्लास में रखेंगे तो कम हीट देनी पड़ेगी, तो अमाउंट पर डिपेंड करेगा। तो इट इज एक्सटेंसिव। वेपर प्रेशर, इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। भाई टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर उतना ही रहेगा जितना, चाहे आप अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा ना। फिर मेल्टिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी अपन को पता है, अमाउंट कितना भी लो मेल्टिंग पॉइंट यही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखो, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? तो अपन कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, यूनिट तो अपन किलोजूल पर मोल लिखते हैं, मतलब इसलिए क्योंकि आप 3/2 RT लिखते हो, लेकिन ये 3/2 NRT होता है। तो अगर मुझे 2 मोल के लिए गिवन है तो आप ये 2 लिखोगे तो वो कैंसिल होता है ना, पर मोल अपने आप बन जाता है, इसलिए वो n की बात नहीं करते, क्योंकि अपन पर मोल लिखते हैं ना इधर, लेकिन मोल्स पे डिपेंड तो करता है काइनेटिक एनर्जी। अगर 1 मोल सैंपल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू 2 मोल सैंपल। यस, किसी को डाउट है तो बोलो। पीयूष, सरफेस टेंशन समझ में आया आपको क्या होता है? ठीक है ना, मतलब जब भी, क्योंकि सरफेस टेंशन मुझे आगे भी पढ़ाना है, इसलिए मैंने पूछा, अगर समझ में ना आए तो बता देना कि भैया सरफेस टेंशन का मतलब है कि अपन ने एक पानी रखा हुआ है, उसमें ना जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल है ना, उनके आपस में जो अट्रैक्शन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपस में ऐसे अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन इधर वाले जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में थोड़ा, ऊपर वाले पार्टिकल, ये जो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है ना, सरफेस वाले पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन, तो अगर इनके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो फिर अपन इसमें कोई पार्टिकल अगर ऐसे हाथ लगाते हैं ना ऐसे, मतलब पानी में, तो अपन को लगता है कि भाई ऐसे पेपर को अगर ड्रॉप करेंगे पानी पे तो सीधा अंदर नहीं चला जाता, क्यों? उनके आपस में भी अट्रैक्शन होता है। तो हो गया 2। तो अपन को पता चल गया व्हाट इज एक्सटेंसिव एंड व्हाट इज इंटेंसिव। नॉर्मलिटी मोलारिटी एक ही बात है। हाँ तो करके देख लो ना आप ऐसे काइनेटिक एनर्जी को, राइट? तो अपन बता देंगे भाई ऐसे, अगर मान लो अपने, अब एक बार तो अपन और देख लेते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि कभी कभी हो सकता है अपन को डाउट हो, तो बाकी सब लोग उसको एक्सटेंसिव बोल रहे हैं, तो अपन एक बार फिर देख लेते हैं। अगर अपने पास ऐसे पार्टिकल्स हैं, तो अगर मेरे पास ऐसे काइनेटिक एनर्जी है, ये सैंपल ऑफ द गैस है, इस सैंपल की टोटल एनर्जी मेरे पास, टोटल काइनेटिक एनर्जी 5 किलो जूल्स है। अगर 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो इधर नंबर ऑफ मोल्स आधे हो गए, इधर नंबर ऑफ मोल्स अलग हो गए ना, हो गए ना अलग अलग, तो एक्सटेंसिव हो गया ना, वॉल्यूम पे थोड़ी डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी। अच्छा हाँ, वो कह रहा है कि पार्टिकल पे भी तो डिपेंड करेगा भाई, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी। तो लो भाई, इधर मास है हाफ एम बी स्क्वायर, और डिवाइड करूंगा तो हाफ एम बी स्क्वायर, क्या एम चेंज होगा क्या अगर डिवाइड करूंगा तो? टेम्परेचर चेंज नहीं किया मैंने, क्या एम चेंज होगा क्या आधे आधा डिवाइड करूंगा तो चेंज होगी। अच्छा देख, मैंने ना काइनेटिक एनर्जी जो लिखा ना, वो इसको हटा के लिखी, total energy of the sample is called enthalpy. The total energy present in any process is called enthalpy. तो वो एनर्जी तो है, एनर्जी तो हमेशा सैंपल पे डिपेंड। क्यों परेशान? डन ना, चल ठीक है। मैंने तो उसको एंथैल्पी और वो ना लिख के
इंटरनल एनर्जी ना लिख के उसको सीधे काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। ले भाई अब बता, पोटेंशियल भी लिखता तो भी इसी से लिखता। एनर्जी विल डिपेंड ऑन द सैंपल। एनर्जी कोई भी हो सैंपल पर डिपेंड करेगी। अब कोई बंद से कह रहा था मोलैरिटी और नॉर्मलिटी क्यों इंटेंसिव प्रॉपर्टी लिखे आपने, वो भी तो मोल्स होते हैं उसमें। हाँ देख ले, नॉर्मलिटी और मोलैरिटी कंसंट्रेशन होते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक गिलास तुम्हारा एक गिलास हमारा, कौन सा मीठा होगा बताओ? तो फिर चेंज नहीं हो रहा इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगर सेम है तो। ठीक है ना, चलो कंसेप्ट को समझ गए। अब अपन आगे बात करते हैं। हाँ हाँ दूसरा क्वेश्चन भी है भाई। हाँ जी, स्ट्रेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस एक्सेप्ट क्यू एंड डब्ल्यू सारे स्टेट फंक्शन होते हैं भाई। अच्छा पहले एक बात पूछ लूं मैं तुमसे, भैया ये बताओ, कल क्लास, कल या परसों कुछ क्लास व्लास लोगे या नहीं लोगे? तुम लोग क्लास में आओगे या नहीं आओगे? या स्कूल के लिए मतलब छुट्टी चाहिए, प्रिपरेशन के लिए छुट्टी चाहिए? हाँ फिर मतलब छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए। प्लीज क्या बोलना है, मतलब छुट्टी चाहिए तो मैं भी मजे करूंगा और क्या। अच्छा जिनके एग्जाम हो गए वो कह रहे आएंगे सर, आएंगे बिल्कुल, आप क्लास लगाओ। हाँ थर्मो का क्लास हो जाता तो भी अच्छा होता। ऑफलाइन में कुछ लिखना नहीं है पता। अच्छा हाँ प्रैक्टिस करनी है, छुट्टी चाहिए ना, ले लो यार छुट्टी, मतलब हम लोग भी थोड़ा छुट्टी ले लें। पोर्शन पीछे है क्या मतलब, अपन इस पे उसके बाद कर लेंगे, कुछ कुछ ऐसे देखते हैं। एक आध क्लास तो लगा ही लेंगे बीच में, एक दो क्लास अगर कुछ हो सकता है ना। बोर्ड क्लास ऑफ थर्मो, हाँ स्कूल के हिसाब से पढ़ भी सकते हैं अपन थर्मो, सही तो बोल रहे हैं। बोर्ड क्लास ऑफ थर्मो क्या ऐसे ही पढ़ लेते हैं, अच्छा थर्मो जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे। थर्मो का क्लास लगा सकते हैं। आयुपेक खत्म कर लेते हैं यार, आयुपेक खत्म कर लो क्योंकि स्कूल में भी आ रहा है। आयुपेक कर लेते हैं, है ना, आयुपेक खत्म कर देते हैं, एक टेंशन खत्म हो जाएगा, एक शीट हो जाएगी अपनी आयुपेक की, और उसमें ज्यादा नहीं बचा हुआ है। मैं आयुपेक की क्लास लगा दूंगा। कोई ऐसा है जो मतलब मना करेगा? एक दिन, हाँ अच्छा केमिस्ट्री में एक ही दिन छुट्टी है, मंडे को रख सकते हैं आयुपेक का, बस हो गया। तुम बताओ कोई किसी को मंडे को प्रॉब्लम है क्या आयुपेक को क्लास लगाने में? मंडे को प्रॉब्लम फर्स्ट फिजिक्स है, थर्ड केमिस्ट्री है, मंडे या ट्यूसडे को भी दिन आयुपेक डन, मंडे को आयुपेक डन। नो सर मतलब, हाँ अच्छा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ठीक है। तो मंडे को फिक्स हो गया, मैं बताऊंगा तुमको टाइम, अपन इसी टाइम पे लगाएंगे ऐसे ही कुछ, तो अपन लगा लेंगे यार मंडे को, मतलब कर लेते हैं ये पे। वो 4 बजे के आसपास, या तुम लोग बोलो तो 3 to 5 कर दूं मंडे को, फिर अपन ऑफिशियली कर लेंगे। बोला वो कह रहे प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम किसको है भाई? 4 सही रहेगा, मंडे को 4:30 रख सकते हैं सर, कैम के लिए सेल्फ प्रिपरेशन चाहिए। अच्छा सेल्फ प्रिपरेशन चाहिए, ठीक है फिर छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं जिनका जिनका हो गया ना, जिनके टेस्ट हैं उनको तो नहीं लगाएंगे, जिनका नहीं हुआ जो फ्री है बेचारे उनको तो कर लेने दो। अच्छा ठीक है रुको, देखता हूँ मैं अपने हिसाब से करूंगा, तुम लोग रहने दो। मैं कलेक्ट कर लेता हूँ इन्फॉर्मेशन कि जिनके एग्जाम नहीं है उनका क्या, फिर बाद में जिनके एग्जाम बाद में होंगे उनका क्या,
तो उसमें कुछ करता हूँ, ठीक है, चर्चगेट वालों के लिए रख लेंगे ना, इसलिए मैंने कहा। हाँ, वी आर टीम, चलो अपन टीम है, अभी नहीं करेंगे अपन, देखते हैं अपन, मतलब ये क्वेश्चन करते हैं, अभी छोड़ो, ये करते हैं अपन। देखो, मैं स्टेट फंक्शन करता हूँ, चलो देखते हैं, क्योंकि अपन टीम है इसलिए अपन मतलब किसी का वो नहीं करेंगे, लॉस नहीं करेंगे। चलो देखते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। अच्छा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट फंक्शन, ये देखते हैं, पता क्या होता है, ये दोनों तो पाथ फंक्शन, बाकी सब ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है। भाई मैंने तुमसे कहा था कि जिनमें डेल्टा एच लगेगा, जिनमें डेल्टा एच लगा सकते हैं, वो बगैर डेल्टा एच के स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एच के साथ थोड़ी स्टेट फंक्शन है। भाई अपन ने कहा था कि जिनमें डेल्टा एच लगा सकते हैं वो स्टेट फंक्शन है, इनमें तो अपन कभी डेल्टा लगा ही नहीं सकते, वो स्टेट फंक्शन है ही नहीं, वो तो पाथ फंक्शन है। तो मैंने ये कहा था कि भाई डेल्टा एच थोड़ी, अगर अपन लिखेंगे पीवी डायग्राम लिखते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो डेल्टा एच है वो एच ए माइनस एच बी है। हाँ, तो एच ए और एच बी को बोलो ना स्टेट फंक्शन, ये एच ए इस स्टेट को डिफाइन करता है और एच बी स्टेट को डिफाइन करता है, और डेल्टा एच क्यों बोलूंगा स्टेट फंक्शन, HA minus HB minus HA is a state function. H is a state function. H एक स्टेट को डिफाइन करता है, डेल्टा H थोड़ी एक स्टेट को डिफाइन करता है, वो तो चेंज इन स्टेट को डिफाइन करता है। जिनमें डेल्टा लगा होगा उसको स्टेट फंक्शन नहीं बताऊंगा, स्टेट फंक्शन मतलब जो एक पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करेगा, डेल्टा H एक पर्टिकुलर स्टेट को थोड़ी, वो तो चेंज को डिफाइन करता है। समझ में आया? ठीक, सो दिस इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, दिस इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, दिस इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इनमें लगा दो डेल्टा, मैं इनको भी नहीं बताऊंगा, इससे डेल्टा हटा दो, मैं इसको भी बता दूं, ये स्टेट फंक्शन तीन हो गए। अब पता, मैं एक एक्सेप्शन लिखना चाहता था, एक्सेप्शन क्या मतलब, वो बाद में अपन पढ़ेंगे तो अपन को पता चल जाएगा। अगर ऐसे लिखा हो, ये दोनों ही स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर उनका सम लिखा हुआ है तो स्टेट फंक्शन है। यू और डेल्टा यू दोनों ही स्टेट फंक्शन है। तो ऐसे भी लिख दूं? नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ ये यू में ही पॉसिबल है बस, इसलिए तो एक्सेप्शन लिखा। अब बताऊंगा, अभी अपन मतलब लिख लिया मैंने, ऐसे एक्सेप्शन बता दिया, मार्जिन से ऊपर लिख देना कि सर ने ऐसा बताया था, कभी एक्सप्लेन तो करोगे ही आप कि क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि अभी अपन ने यू के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, क्यू और डब्ल्यू पढ़ा है, लेकिन क्यू और डब्ल्यू के बारे में अभी भी अपन को सब कुछ नहीं आता, अभी कुछ बहुत कुछ है क्यू और डब्ल्यू को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। इसलिए अपन तो कहेंगे, अपन को एक बार पता चल गया, क्यू और डब्ल्यू को छोड़ के जिसमें डेल्टा लगाओगे उसको स्टेट फंक्शन नहीं बताऊंगा, जिसमें डेल्टा नहीं है, अगर डेल्टा नहीं होता इसमें तो इसको भी स्टेट फंक्शन बताता हूं। डेल्टा के केस में सिर्फ डेल्टा यू में हो सकता है स्टेट फंक्शन, पता क्यों? क्योंकि डेल्टा यू जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा,
फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें दोनों में से किसी एक को जीरो बना सकता हूं मैं। हाँ करते हैं ना, लेकिन अगर किसी एक को जीरो बना दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये सिर्फ डेल्टा यू में पॉसिबल है। ये डेल्टा यू में पॉसिबल है कि किसी एक को मैं जीरो बना सकता हूं। तो अभी अपन ने डेल्टा यू पढ़ा नहीं, इसलिए मैंने एक्सेप्शन में डाल दिया उसको कि एक्सेप्शन लिख लेते हैं। डेल्टा एच वाला नहीं होगा। डेल्टा एच वाला तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एच फाइनल माइनस एच इनिशियल है। ये इनिशियल था, ये फाइनल था। फाइनल मतलब इस पोजीशन को एक्सप्लेन करेगा, इनिशियल मतलब इस पोजीशन को एक्सप्लेन करेगा। हाँ तो इस राइट ना, स्टेट का ये एक वेरिएबल है। इस स्टेट पे ये इनिशियल h1 होगा, तो इस पे h2 होगा, तो इस पे h3 होगा, इस पे h4 होगा, इस पे h5 होगा, इस पे h6 होगा। तो पर्टिकुलर स्टेट पे मैं h लिखूंगा। पर्टिकुलर स्टेट पे मैं h लिखूंगा। तो h को बताओ ना कि इस स्टेट को h1 एक्सप्लेन करता है, इस स्टेट को h2, इसके लिए h3, इसके लिए h4, इसके लिए h5, इसके लिए h फाइनल। और दोनों में से कभी कोई जीरो नहीं हो सकता। अब कुछ भी कर लो, वो कर सकता हूं एक को जीरो। उसमें जीरो मैं कर सकता हूं, तो ठीक है, उसको स्टेट फंक्शन बताते हैं। इसलिए मैंने एक्सेप्शन करके लिखा। इस दोनों पॉइंट के अलावा बाकी किसी में एक्सेप्शन नहीं है। जो लिखे अपन ने बस उसी जो कंसेप्ट बताया, डेल्टा लगा है तो स्टेट फंक्शन नहीं है, और डेल्टा नहीं लगा हुआ है तो स्टेट फंक्शन है। बोलो अगर कोई डाउट है। अपन तो सीधा सीधा ये बोल रहे हैं ना कि मेरे पास एक ऐसे पीवी डायग्राम है, इस पॉइंट पे इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। अब डेल्टा P थोड़ी लिख सकता हूं कि डेल्टा P इस पॉइंट पे ये है। डेल्टा P कैसे लिख सकता हूं? How can you change that? How can you say that? यहां इसकी वैल्यू 5 है, यहां इसकी वैल्यू 2 है। हाउ कैन यू से दैट कि तुम कह रहे हो कि 5 स्टेट फंक्शन है, 2 स्टेट फंक्शन है, तो 3 भी स्टेट फंक्शन है। डिफरेंस को कैसे बोल सकते हो आप स्टेट फंक्शन? अब ये डिफरेंस तो किसी भी पाथ पे हो सकता है ना, ऐसे जाओ, डिफरेंस तो वही रहेगा। देन इट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। जो पाथ इंडिपेंडेंट होंगे, जो एक पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करेंगे, दैट इज स्टेट फंक्शन। ये तो चेंज को डिफाइन करता है डेल्टा। तो हाउ कैन इट बी अ स्टेट फंक्शन? कोई स्टेट फंक्शन नहीं है वो। इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, इसलिए तो उसे स्टेट नहीं बता रहा डेल्टा एच को, कि भाई उसे कोई मतलब नहीं कि कहां क्या है, हमें तो डिफरेंस, वो तो डिफरेंस है। हाउ कैन वी से दैट अ डिफरेंस इज अ स्टेट फंक्शन? कोई एक डिफरेंस मतलब तुम कह रहे हो कि यहां पर डेल्टा पी लिखो सर P1 की जगह। हाउ कैन यू से दैट? हाउ कैन अ डेल्टा पी डिफाइन अ पर्टिकुलर स्टेट? हाउ कैन अ डेल्टा पी डिफाइन अ पर्टिकुलर स्टेट? और डेल्टा यू मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने आपसे कहा अगर ये 5 - 2 है, तो मैंने आपसे कहा मैं इसको जीरो बना सकता हूं। इसमें इनिशियल को या फाइनल किसी को भी जीरो नहीं बना सकते। पाथ की बात क्यों ला रहे हैं? हम तो स्टेट की बात कर रहे हैं। पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट की तो बात ही नहीं कर रहे अपन, तो स्टेट की बात कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हो ना स्टेट के फंक्शन, इस स्टेट के फंक्शन क्या क्या है ये बताओ। अच्छा प्रेशर वॉल्यूम है तो P होगा, V होगा, P होगा, वो उस स्टेट के फंक्शंस हैं। पाथ की बात क्यों ला रहे हो?
भाई यहाँ का स्टेट ले लेता हूँ, अच्छा ये स्टेट दूसरा है तो इसके लिए अलग स्टेट होंगे, इसका प्रेशर P2 होगा, वॉल्यूम V2 होगा, टेम्परेचर T2 होगा, इसमें डेल्टा कहाँ से आ गया, या पाथ कहाँ से आ गया कि ये पाथ ऐसे है और ऐसे है? हमें क्या मतलब, हमने तो ये कहा कि भाई जो एक पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करेगा वो स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एच नहीं करता। डन। तो जो एक पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करेगा वही स्टेट फंक्शन है। चलो अब यही रुकेंगे, अपन नेक्स्ट टाइम पर डिस्कस कर लेंगे। आप इसको एक बार और पढ़ना और सीखना, ठीक है। इसलिए मैंने एक्सेप्शन में लिखा क्योंकि अभी इसको एक्सप्लेनेशन के लिए अपन थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन आएगा वो। तो स्टेट फंक्शन मतलब जो एक पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करेंगे, ऐसा नहीं कि चेंज की बात ही क्यों करेंगे, इसलिए तो बोला मैंने जिसमें डेल्टा लगेगा उसको स्टेट फंक्शन नहीं होता, और डेल्टा यू एक एक्सेप्शन है, अपन ने इसलिए एक्सेप्शन में लिखा है। एनसीईआरटी से पढ़ो स्कूल एग्जाम के लिए, या मैं कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा। चलो भाई।